हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से झारखंड सीजीएल का अंतिम पड़ाव का तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए झारखंड सीजीएल के लिए जो विज्ञान है यानी कि जो साइंस है, इसका प्रैक्टिस नंबर 75 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 74 प्रैक्टिस सेट साइंस का करवा रखा हूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन मैं सोच रहा हूं इसे कम से कम सेंचुरी पुराया जाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो जोहार साथी हैं, उनको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। साइंस का जो 20 क्वेश्चन आने वाला है, उसे आप 20 में 20 बनाकर ले आओ। तो मेरे दोस्त जितने भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, एक बार शुरू से अंत तक क्लास को देखना, ताकि आपको पता चले कि वो 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज सर लेकर आए हैं, जो प्रैक्टिस सर लेकर आए हैं, उनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने रखने का काम किया है। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक बटन जरूर क्लिक कर देना, और अगर आपको हमारी क्लासों की सारी नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, ताकि आपको सारी क्लास करनी है, तो एक बार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो आइए आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए, पहला क्वेश्चन इतने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि आप उम्मीद भी मत नहीं कर सकते हो। देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पे आधारित है? अभी आपने देखा था भारत कुछ ही दिन पहले एक रॉकेट लॉन्च किया था। आपसे उस दिन पूछा भी जा सकता था कि बताइए कि जो रॉकेट लॉन्चिंग हुआ है वो कौन से नियम पे आधारित होते हैं। अगर आपके पास जवाब है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा इनका राइट आंसर है। देखिए, पहला ऑप्शन है न्यूटन गति का पहला नियम। रॉकेट लॉन्चिंग के बारे में बोल रहा है कि न्यूटन गति का पहला नियम पर आधारित होता है। दूसरा है उष्मा गतिकी का नियम पर आधारित होते हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित होते हैं, है ना। न्यूटन के गति के सभी नियम पर आधारित होते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको मैं बहुत सारी जानकारी आपके लिए नोट्स बनाकर लाया हूं। नोट्स कैसे मिलेगी आपको? तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और ईडू फाइवर ऑनलाइन हब सर्च करना है। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको इस तरह का, देखो किस तरह का, इस तरह का आंसर लगा हुआ, इस तरह का देखिए आंसर लगा हुआ हो, पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही में इस क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियां इस रूप से नोट्स के रूप में मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उससे क्या फायदा होने वाली है कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ढेर सारी जानकारियां आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाएगा, पर आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति का तृतीय नियम पे आधारित होता है, एकदम साफ साफ लिख दिया गया है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको दे दी गई है। फिलहाल आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है। देखिए, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अवतल दर्पण में अनंत पे रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, कहाँ होगा? अनंत पे रखिएगा तो कहां बनेगा? फोकस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी इसमें तो ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अब देखिए इससे रिलेटेड भी आपको, ये देखिए कितने बेहतरीन नोट्स लिखे, कितने बेहतरीन नोट्स दिया हूं आप लोग को, आराम से पढ़िएगा। देखिए, इस तरह का आंसर लगा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रहा हुआ है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है, कहां रखा जाता है? अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है। और फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। और प्रतिबिंब जो होता है उल्टा और वास्तविक होता है। एकदम पूरी डिटेल्स जानकारी के साथ आपको मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको कर देगा हल्का सा एग्जाम के टेंशन से फ्री। कैसे? ऐसे, इत्र इत्र बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये बताया गया कि इत्र बनाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद बताना है कि इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। किसका उपयोग? इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले में भी किया जाता है, और इत्र, है ना, इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है बेंजीन, चौथा है एस्टर। तो मेरे दोस्त, मेरी जोहार साथी, एस्टर का उपयोग, है ना, या इत्र बनाने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, इससे रिलेटेड ढेर सारी जानकारी है। देखिए किसका उपयोग किया जाता है, एस्टर का, और इससे रिलेटेड आपकी ढेर सारी जानकारियां दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए कि सर 4 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 1 का आंसर क्या है। और लास्ट में ये भी आपको बताना है कि 20 प्रश्नों का ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 75 है, इसमें आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पाया है। अगर आपका जवाब 20 के आसपास है, या 19 रहे, या 18 रहे, या 20 रहे, समझ अब साइंस में आपकी तैयारी फुल हो चुकी है। अब मेरे साथ सिर्फ बने रहने की आवश्यकता है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे थैलसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, थैलसा। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, थैलसा। एक ऐसी पादप जिनके पौधों में न जड़ होती है, न तना होती है, न पत्तियां होती है, उसे थैलसा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए, क्या कहा जाता है, थैलसा कहा जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है, एक पादप समूह जिनके पौधों के जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, उसे थैलस कहा जाता है या थैलसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विस्थापन का, उष्माक्षेपी का, दोहरा विस्थापन का, या उष्मा शोषी का। तो ये जो अभिक्रिया एक एग्जाम्पल है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। देखिए, ये देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, क्या लिखा हुआ गया है, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की जो अभिक्रिया होती है वो क्या है, उष्माक्षेपी का एक क्या उदाहरण है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का क्या होता हो, अवशोषण, जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला, क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं। एक कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, है ना, अभिक्रियाओं और उत्पादकों के जो द्रव्यमान होती है वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। इसके भाई इसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, या रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं। क्या आपके पास जवाब है, कमेंट करके बताइए। इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, यानी हम लोग इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं, जिसमें अभिक्रिया और उत्पादकों के जो द्रव्यमान होता है उसका जो योग होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं ढेर सारी जानकारियां देने वाला हूं। देखिए, ये देखिए ढेर सारी जानकारियां हैं, इसे जरूर पढ़िएगा आप पीडीएफ को डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 7, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत होती है। देखिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है वो हमारे स्किन यानी हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है एपिडर्मिस। तो भाई त्वचा की सबसे ऊपरी भाग होता है इसे, इसके लिए तो ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कि ये त्वचा की सबसे ऊपरी भाग होती है। हमारे त्वचा में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9। मस्तिष्क भी शरीर का डॉट 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 समन्वय केंद्र है, कौन सा केंद्र है जी, द ब्रेन इज ऑल्सो द डॉट 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 कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। बताइए कौन सी कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी होता है ब्रेन, वैकल्पिक होती है यानी ऑप्शनल होता है, मुख्य यानी कि मेन होता है, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी होता है, अनुपयोगी मतलब यूजलेस होता है। सभी को पता है कि बिना ब्रेन के इंसान कैसे किसी काम को कर सकता है, यानी कि मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन है, ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे प्यारे मित्र, और वो भी 2022 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, देखिए ये कितने बेहतरीन चीजें आपके लिए है। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, कौन सा मुख्य है, मुख्य, मुख्य यानी कि मेन,
तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। जितने भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की काम होती है वो हमारे या तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। मस्तिष्क और तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्या करती है, स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही एक बड़ा हुआ क्या है, भाग है। क्लियर है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह ही कार्य करता है। मेडुला ओब्लेंगाटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। क्या बनाता है, मेरुरज्जु बनाता है, जिसको हम लोग मेरुदंड के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में, देखिए यहां सबसे बड़ा बात लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। तो भाई परमाणु संख्या के अनुसार जो है तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में जो लिखने का काम किया गया था वो मोसले के आवार सारणी में किया गया था। तो मोसले साहब हमारे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे, साइंस ऐसा पढ़ो कि डायरेक्ट ऑप्शन पे नजर देखो कि ऑप्शन क्या दे रखा है ना। आंसर ऐसा निकाल लो दिमाग में कि डायरेक्ट आंसर पे देखिए साफ साफ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे मोसले द्वारा तत्वों का वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के अनुसार कहाँ रखा गया था, बढ़ते क्रम में। किसके अनुसार रखा गया था, मोसले के द्वारा। मोसले ब्रिटिश एक रसायन शास्त्री थे। मोसले ने आवार सारणी 1913 में बनवाया था, है ना। मोसले आधुनिक आवार सारणी के क्या हैं, जनक हैं। याद रखिएगा मोसले को आधुनिक आवार सारणी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या के आधार बनाया था। किसको बनाया था, परमाणु संख्या के को आधार बनाया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आवार सारणी से क्या है, संबंधित है। आवार सारणी के विकास में डोबनाइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। तो ढेर सारी जानकारियां अगर प्राप्त करनी है तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और पहली बार आए हैं तो सबसे पहला काम है आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि किस किस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो पता चल जाएगा। साथ ही में क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी कमेंट करके आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेना है 10। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से मिलकर बनी होती है ना। 4 घटकों से मिलकर यानी कि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है सोल्डर। सोल्डर जो होता है वो लेड और टीन का बना होता है। इसमें 2 ही मिश्र धातु है भाई, एक है कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और नाइक्रोम। देखिए नाइक्रोम जो होता है ना वो 4 मिश्र धातु से बना हुआ है। इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपको निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता। इसमें कौन कौन होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 हमारा राइट आंसर क्या होगा, निकेल। इसमें क्या क्या होते हैं, नाइक्रोम 4 कंपोनेंटों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसमें निकेल, आयरन होती है आपको, निकेल, क्रोमियम होता है, आयरन होता है और कौन होता है, जस्ता। सोल्डर में लेड और टीन का बना होता है। सोल्डर वाला बहुत पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा, सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है, आपको लेड और टीन का यानी कि शीशा का मिश्र धातु होता है। देखिए यहाँ पर कितने बेहतरीन नोट्स, इसके लिए कितने बेहतरीन नोट्स आपको मैं दिया हूं, देख लो एक बार। देखिए साफ साफ नाइक्रोम बनाने में निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसलिए आंसर हमारा नाइक्रोम होगा। देखिए अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, आपको आंसर देना नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है ना। अगला, नाइक्रोम का गलनांक कितना होता है, आपको बताना है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो आपको बताना है कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। सोल्डर जो होता है लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछता है जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, तो आपको बताना है कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। ये चीजें आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्र, है ना। यहां से एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अपक्षेप तैयार होता है। अपक्षेप तैयार किस में होता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। किस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, पहला ऑप्शन है दोहरा विस्थापन, दूसरा है संयोग, तीसरा है अपघटन, चौथा है विस्थापन। आपको कमेंट करके बताना है किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक एक बार जरूर करें। आपकी लाइक से क्या होती है, मेरे अंदर एनर्जी आती है और फिर मैं काम बहुत बढ़िया से करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि एक घर में एक महीने में 250 इकाई ऊर्जा की खपत हुई है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखिए
जूल में कितनी होगी ये हमसे बताना है। हम लोग को, सभी लोग को पता है कि हम लोग को पता है कि भाई 1 किलोवाट बराबर होता है, वो एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो मेरे पास कितना है, 250 यूनिट है। तो 250 यूनिट को जूल में लाना है तो क्या करना है, 250 को गुना कर देना है किसके साथ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के साथ। गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इस जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25 को 36 से गुना करोगे तो भाई क्या हो जाएंगे इसको, देखिए 25 को 6 से गुना करो, 25 छक 150, कितना हो गया, जीरो, 15, 25 या 75 और 15 कितने हो गए, 900 इंटू 10⁻6 जूल है। तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁸ जूल। अब देख लो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 9 इंटू 10⁸ जूल एनर्जी क्या हो रही है, खपत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम है, एक सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। यानी कि 2 रेजिस्टेंस है जिसको सीरीज में जोड़ दिया गया है, किसके साथ, 12 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो देखिए एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, और इन दोनों रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दी गई है, भाई आपको सीरीज में जोड़ दी गई है। ये 12 वोल्ट की क्या है, बैटरी है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का है 40 ओम का, ये हमारा 40 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमसे पूछा क्या गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है वो होता है R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस है। तो R1 का मान मान लो 40 है, तो ये 40 हो जाएगा, और R2 का मान कितना है, 8। तो टोटल ओम कितने हो जाएंगे, 48 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में वो 48 ओम होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, अरे रे रे देखो इसका तो आंसर है बता दिया डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट आंसर है। टाइपराइटर हमारे एकदम दिल खुश करने वाले इंसान है। हमारे टाइपराइटर से तुम लोग भी खुश हो जाते होगे, है ना। ऐसे करके दे देगा तो तुमको मजा आएगा कि नहीं, बताओ। आप लोग को मजा आएगा कि नहीं, बताओ, मजा आएगा ना। तो वैसा ही टाइपराइटर में रह क्या करोगे, कभी कभी पी के लगता बनाता होगा। तो भाई कहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा ही मात्रक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है, तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी लो लेवल का क्वेश्चन पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है। देखिए तो कहता है कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से हमारे शरीर का जो विकास होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किशोरा अवस्था की इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं प्यूबर्टी एज, यानी कि प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी। योथ लिख दिया, प्यूबर्टी, यहां पर प्यूबर्टी होगा, योथ लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इसको बोल सकते हैं, या योथ भी बोल सकते हैं, जवानी भी बोल सकते हैं। इसके राइट हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन, यानी कि यौवन, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए इसे क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोला जाता है। देखिए क्या बोलते हैं इसे, प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन यानी कि प्यूबर्टी कहा जाता है। महिलाओं में प्रजनन काल जो होती है वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, प्रारंभ होता है, और लगभग 45 वर्ष की उम्र तक क्या होता है, चलता है। और इसे हम लोग रजो धर्म या मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। एमसी 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 का मतलब होता है, एमसी जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। आरंभ होने के 14 दिन बाद क्या होता है, अंडो उत्सर्जन होता है। अंडो उत्सर्जन के कुछ समय बाद अंडाणु अंड वाहिनी में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, अंडवाहिनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में कि मनुष्यों में निषेचन डॉट डॉट में होता है, कहाँ होता है जी? पहला ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, फॉलोपियन ट्यूब और योनि। सभी को पता है कि मनुष्यों में जो निषेचन का काम होता है, फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है, वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब ये देखिए कितनी बेहतरीन जानकारी है। कहाँ होती है? सारे कुछ मैं आपके लिए लिख लिख के लाया हूँ। मनुष्यों में निषेचन जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। पहले तो आंसर निकल कर आ गई हमारी। अब देखिए, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से संगमित जो युग्मज होता है, जिसे जायगोट बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाता है ना, तो क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। और जायगोट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहता है। मनुष्यों में अंतः निषेचन क्या होती है? पाया जाता है। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया क्रिया मादा की क्या होती है? अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 17। कहता है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य जो है वो 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच में आने वाली आवेश क्या होगा? यानी हमको निकालना है चार्ज। हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन क्या होता है? चार्ज। चार्ज होता है वर्क, वर्क अपन क्या होता है? चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं। तो भाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो डब्लू बटा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। डब्लू कितना है? 36 और पोटेंशियल डिफरेंस है 12, तो 12 तिया 36, यानी कि 3 कूलम चार्ज होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है जरा से देखिए। कहता है यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, क्या चलाई जाती है? गोली चलाई जाती है, और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, जब बंदूक के साथ गोली चलाइएगा ना, तो बंदूक क्या होता है? गोली, बंदूक जो होती है वो हमारे पीछे तरफ आती है, तो पूछा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से अधिक होगी, गोली के बराबर होगा, जीरो होगा, या गोली से कम होगा? सभी को पता है कि गोली बहुत तेज जाती है, तो गोली से क्या होगी? कम होगी। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अस्थाई उत्तक का एक उदाहरण है? कौन सा उत्तक बोला गया? अस्थाई उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू का उदाहरण है। पहला है ब्लड, दूसरा है त्वचा, हड्डी और जाइलम। तो जाइलम जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जाइलम। जाइलम एक अस्थाई उत्तक का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यह कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए आंसर लेकर आया हूं, देख लो। सारी बातें लिखी गई है, कौन से अस्थाई उत्तक होते हैं, और सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस जो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसमें कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं। अगर आपके जवाब 20 के आसपास है, 18 हो, 19 हो, 20 हो, तो समझ जाओ आपकी साइंस की तैयारी बेहतरीन चल रही है। मैं देखना चाहता हूं हमारे जितने भी जोहार साथी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो कितने लोग ऐसे हैं जिनका जवाब 18, 19, 20 के पास आता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ कितना बेहतरीन है। डॉट 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 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, डॉट 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 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, जो मूत्राशय से मूत्र में ले जाती है। कौन ले जाती है? लिंग ले जाता है, वृष ले जाता है, अंडकोश की थैली ले जाती है, या मूत्र मार्ग ले जाती है? तो ये ले जाती है मूत्र मार्ग, यानी जैसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने सही सही दिया है। मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है? एक ट्यूब होता है, जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है ना? कहाँ से ले जाती है? मूत्राशय से मूत्र को ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जितने लोग मेरे भाई बहन हैं, अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन समय से पहले आपके पास पहुंच जाए। और पीडीएफ के लिए कहीं जाना नहीं है, बस ईडू फाइबर ऑनलाइन हब पे जाइएगा, टेलीग्राम में सर्च मारिएगा ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, झट से क्लिक करके चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।